हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर। आई नो कि बहुत बड़ा गैप हो गया, लेकिन कुछ ऐसे काम आ गए थे कि थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन अभी मैं वादा करता हूँ आपसे कि अभी कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट और जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है ऐसा चैप्टर। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करना है। वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या नाम है? रोटेशनल मोशन। बहुत लोग उसको रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डायनामिक्स, आरबीडी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है। तो नाम में ही रिजिड बॉडी है, तो पहले देख लेते हैं यार कि रिजिड बॉडी बोलते किसको है। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझो। इंपॉर्टेंट चीज वो है कि रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी हो, है ना, कोई भी बॉडी हो। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, क्या ये रिजिड बॉडी है? ये कैसे आप तय करोगे कि ये रिजिड बॉडी है कि नहीं? तो सिंपल डेफिनेशन में आपको बता देता हूं कि क्या है कि ये दो पार्टिकल कोई भी पकड़ लो, रिजिड बॉडी के कोई भी दो पार्टिकल पकड़ लो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी है तो वो हमेशा कितना रहेगा? डी ही रहेगा। तभी हम उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मतलब रिजिड बॉडी बोलेंगे। मान लो इस रिजिड बॉडी पे मैं चाहे कितने भी फोर्स लगाऊं, इसको यहां से प्रेस करूं, दबाऊं, कुछ भी करो, लेकिन वो दो इंटरनल पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहने वाला है? डी रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसलिए हमें डेफिनेशन एकदम क्लियर रखनी है ना। अगर बुक में पढ़ने जाओगे तो दो दो पेजेस इसमें दे रखे, इतना कुछ काम का है नहीं। हमें रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या याद रखना है कि इंटरनल कोई भी दो पॉइंट पकड़ो और उनके बीच में अगर डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये है एक M1 और यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी मैंने ऐसे M2, और दोनों को मैं v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहा हूँ। अब ये रिजिड बॉडी है क्या? तो स्प्रिंग विंग देख के आप पहले ही घबरा जाते हैं। तो आप देखो, दोनों की वेलोसिटी v है, तो ये जो सिस्टम है एक साथ ऐसे आगे जाएगा, एक साथ आगे जाएगा। तो कोई भी दो पार्टिकल पकड़ो, कोई भी दो पार्टिकल पकड़ो, फॉर एग्जांपल मैंने ये पकड़ लिया और ये पकड़ लिया। अब आप ही बताओ कि ये दो पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग ऐसे साथ में चल रहे हैं, तो ये दो पॉइंट भी ऐसे साथ में चलेंगे। तो ये मान लो पहले डिस्टेंस अगर डी था तो हमेशा कितना रहेगा? डी रहेगा। तो ये बॉडी, दिस सिस्टम, दिस सिस्टम विल बिहेव एज रिजिड बॉडी। ये किसके जैसे काम करेगी? रिजिड बॉडी की तरह काम करेगी। दैट्स इट, ये आपका रिजिड बॉडी। क्या क्लियर है? यही है हमारा चैप्टर, यही से हम स्टार्ट करेंगे, रिजिड बॉडी। क्लियर है? चलो लिख लो। सो यस, मैंने एक डेफिनेशन दे रखी है आपको, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन दे रखी है नोट्स के लिए, और आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेटर कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा, होगा नो डाउट। लेकिन मैं जो फीलिंग से, अंदर से, जो जज्बे से पढ़ा रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। और ये सेम कंटेंट लोग 3-3 4-4 लाख फीस लेके कोचिंग में पढ़ाते हैं, एज इट इज मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट दे रहा हूँ, तो उसका रिस्पेक्ट कीजिए। ये डेफिनेशन मैंने दे रखी है रिजिड बॉडी मोशन की। इट इज द रिजिड बॉडी की, इट इज द डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट डज नॉट चेंज। ये जो मैंने अभी अभी आपको जो एक्सप्लेन किया, ये मैंने वर्ड में लिख दिया। और रिजिड बॉडी पे चाहे कितना भी आप फोर्स लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट कभी नहीं बदलेगा। और जनरली एडवांस के क्वेश्चन में आपको थेरोटिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक केस स्टडी हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक केस स्टडी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये सिनारियो क्या है कि एक रॉड है। अब कैसे बताऊँ आपको, हाँ ये ऐसे करते, ये रॉड है, ऐसे रॉड है, मान लो ये रॉड है आपका, ये रॉड मैंने ऐसे रखा है और ये रॉड मैंने ऐसे रोटेट किया थीटा एंगल, ठीक है। ये रॉड था ऐसे, ये रोटेट किया एंगल थीटा पे, तो ये रॉड ऐसे हो गया। तो वो बोलेंगे कोई भी दो पार्टिकल है आपके पास, कोई भी दो पार्टिकल ले लो, ठीक है, चलो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है।
सो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको अगर पूछूं कि ए और बी ने कितना एंगल रोटेट किया, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर रॉड यहां से ऐसे गया है तो उधर का ए पार्टिकल और बी पार्टिकल कितना एंगल रोटेट किया है? आप बोलोगे सेम एंगल रोटेट किया है। बिल्कुल, कि जो भी थीटा ए होगा वो भी थीटा बी के बराबर होगा, बराबर ना? क्योंकि इसने जितना एंगल मूव किया उतना ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। नहीं तो रॉड टूट जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि रॉड को थीटा एंगल रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे सेम टाइम लगा। ये क्या बात हुई? अगर इस पॉइंट को यहां तक आने में मान लो 2 सेकंड लग रहे हैं, तो इसको भी यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेगा। ये समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे टाइम भी दोनों का क्या हो जाएगा? सेम, बराबर है। और सर्कुलर मोशन में जो मैंने लेटेस्ट अभी लेक्चर डाले थे सर्कुलर मोशन के, आप प्लीज देख लेना, क्योंकि विदाउट सर्कुलर मोशन यू विल नॉट एबल टू डू रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन आपको आना चाहिए, और वहां पे मैंने आपको बताया था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो अगर इन दोनों का ओमेगा भी थीटा भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो दोनों का ओमेगा भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई कि रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो उनका ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी पार्टिकल्स है वो सेम ओमेगा से रोटेट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो वेलोसिटी के बारे में कैसे पता करेंगे? तो ये हर एक पार्टिकल रिजिड बॉडी का कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये देखो, ये कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन में बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे लेक्चर, मेरे जो चैनल की एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेना। तो हमने देखा था कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये जो r था वो मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप बोलेंगे कि इसका तो ओमेगा तो सेम है ए और बी का, तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी डिपेंड करेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रॉड है, मैं इसको ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूं, तो अगर ध्यान से स्लो मोशन में देखोगे आप, तो ये जो है इसकी और इसकी वेलोसिटी अलग है, लेकिन ओमेगा क्या है? दोनों का सेम है। क्यों? क्योंकि जिसका आर ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। ओमेगा तो सेम है, इसका मतलब आर ए ज्यादा है आर बी से। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, आर ए कम है आर बी से। देखो ये कितना है आपका? ये है आर ए और ये है आपका आर बी। तो अगर आर बी ज्यादा है आर ए से, तो नो डाउट वीबी भी क्या हो जाएगा? वी ए। तो याद रखेंगे, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी के केस में सबका ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलो लिख लेंगे। सो यस, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर का कुछ छूटे ना, इसलिए हम कवर कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोशन देखो 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, फिर रोटेशनल मोशन जो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा। अब इन दोनों को मर्ज करके एक कंबाइन मोशन आएगा, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्योर रोलिंग में। ठीक है, उसको टाइम है। तो पहला ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या है? जितने भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, है ना? एक तो ऊपर चलेंगे, आगे चलेंगे, कहीं पे भी चलेंगे, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन से चलेंगे। तो क्या होगा? तो इससे अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहे तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो मान लो कि एक रिजिड बॉडी है, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो इसके जो भी अंदर के जितने भी पार्टिकल, इंटरनल पार्टिकल, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, तभी तो रिजिड बॉडी है। तो ये जो अगर बॉडी आगे जा रही है, इसका मतलब इसके बीच में जो भी छोटे छोटे पार्टिकल है वो भी आगे वी से जा रहे हैं, वो भी आगे वी से जा रहे हैं। ये समझ रहे हो? अगर वो सब वी से जा रहे हैं
इसका मतलब वो कौन से मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। ये है पहला। ठीक है, आ जाइए रोटेशनल मोशन में। अभी रोटेशनल मोशन में क्या है, जो भी बॉडी है, ये बॉडी है मान लो ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो ये क्या कर रही है, आपका सर्कुलर मोशन कर रही है। और अगर सर्कुलर मोशन कर रही है कहाँ पे, तो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये हाथ है अपना, ये मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अराउंड में हाथ घुमा रहा हूँ। अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कि जिसके अराउंड आप घूमते हो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको समझो। ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये घूम रहा है। ठीक है, या मान लो ये है, ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, तो इसके एक्सिस कौन सी है, सेंटर। इसके एक्सिस कौन सी है, ये सेंटर, ऐसे है ये एक्सिस के अलॉन्ग ये गोल गोल घूम रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। डेफिनेशन आपके सामने। ओके, और कंबाइंड मोशन क्या होगा, कि वो पार्टिकल स्ट्रेट भी जा रहा है और घूमते हुए भी जा रहा है, ऐसे घूमते हुए, मतलब वो आगे भी जा रहा है और घूमते हुए भी जा रहा है। ऐसे देखो, आगे भी जा रहा है, घूमते हुए भी जा रहा है आगे। तो इफ ऑल पॉइंट इन बॉडी रोटेट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ मूव विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आगे जा रहा है। अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये, तो ये भी खुद आगे 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 जा रहा है, मतलब घूमते घूमते आगे जा रहा है। बोलो यस और नो। अभी देखो ये मार्कर है, अब ये यहाँ था, अब मैं आगे करूंगा, ये देखो आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी v से आगे भी जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा भी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी आगे जा रहा है। कैसे, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अभी ये ऐसे घूम रहा है, तो ये इसी की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये है, अब देखो ये घूम रहा है, आगे चला गया, तो ये जो एक्सिस है कहाँ चली गई, यहाँ चली। तो ये तीनों मोशन हमें समझने चाहिए, और आई होप आप समझ गए होंगे। क्लियर है, चलो डन, लिख लो ये। सो यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप रोटेशनल मोशन में अगर मुझे कोई बोलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझे पूछेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है रोटेशनल मोशन में, तो मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा तो रोटेशनल मोशन आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने से नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फील आना चाहिए कि क्या चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं आपको थोड़ा सा फील देने के लिए एक चीज ओवरऑल एक समझाता हूँ, बाकी डेफिनेशन वगैरह तो हम करेंगे। अब देखो, जैसे हम पढ़ते हैं 1D और 2D, ठीक है, तो आप बोलेंगे 1D में मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था वो था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पढ़ाया था मैंने वेलोसिटी, यहाँ पे आया था ओमेगा। यहाँ पे पढ़ाया था एक्सेलरेशन, अल्फा। फिर यहाँ पे, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, राइट। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा मास, यहाँ पे होगा आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका क्या मतलब हुआ, कि जो काम 1D में मास करता है वही काम 2D में कौन करेगा, मतलब रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। तो आप बोलेंगे आगे तो हमने फोर्स पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टॉर्क। टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। आप बोलेंगे हमने तो मोमेंटम भी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, इधर मोमेंटम पढ़ा तो इधर एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। और सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। चलो मैं पढ़ाने से पहले आपको फॉर्मूले बना देता हूँ। ये फोर्स क्या है आपका, हमने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत। तो फोर्स को लिखो, किससे रिप्लेस करो, टॉर्क। एम को किससे रिप्लेस करो, आई, और ए को किससे रिप्लेस करो, आई। बन गया फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यही तो हमें पढ़ना है। अब आप देखो, अगर आपको टॉर्क समझना है, अगर मान लो फ्यूचर में टॉर्क के क्वेश्चन आए, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, आई अल्फा, उसमें भी ये क्या है, आई। तो आई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोलोगे मोमेंटम तो क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। पी को क्या रख दो, एल, एम को क्या रख दो, आई, वी को क्या रख दो, ओमेगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, वापिस क्या आया, आई। तो इस आई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने एक चीज आपको क्या बताई, कि जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता था वही काम यहाँ पे रोटेशनल मोशन में कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। कैसे, अब किसी चीज का
मास ज्यादा है कम है, उससे आप क्या क्या पता कर सकते हो? तो मैं तो इतना ही बता पाऊंगा कि अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसको चलाना ज्यादा डिफिकल्ट है ना, उसको पुल या पुश करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है। और हल्का मास है तो उसको एक्सेलरेशन देना मतलब पुल और पुश करना क्या है, इजी है, बराबर। उसी तरह मैं आपको अगर बोलूं आई अगर ज्यादा होगा तो रोटेशनल मोशन में क्या उसका इफेक्ट होगा? तो अगर मास ज्यादा है तो उसको चलाना डिफिकल्ट है, अगर आई ज्यादा है तो उसको घुमाना ज्यादा टफ है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर किसकी को मास अगर ज्यादा है तो उसको चलाना क्या है, चलाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। और अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसको घुमाना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, समझे? सो आई क्या बताता है हमें, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रोटेट अ बॉडी, कि किसी चीज को रोटेट करवाना कितना डिफिकल्ट है, ये कौन बताएगा हमें, आई। तो जिसका आई ज्यादा होगा उसको घुमाना टफ होगा। समझ रहे हो? जैसे कि किसी की बॉडी है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ऑलरेडी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, कोई बॉडी ऑलरेडी घूम रही है ऐसे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो इससे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई इसको रोकना टफ है। और मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको घुमाना ज्यादा टफ है। ठीक है, तो आई क्या बोलेगा कि भाई रोटेशनल मोशन लाने में हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये कौन बताएगा, आई बताएगा। ये है आई का, मैंने आपको फील दे दिया, है ना। बहुत बार लोग आई ही नहीं समझते, फॉर्मूले सारे पता होते हैं लेकिन आई का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, कि आई क्या बताता है कि कितना उसको घुमाना डिफिकल्ट है। इतना क्लियर? अब जैसे कि ये बॉडी है रिजिड बॉडी ऑब्वियसली, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे हम लोग ओमेगा से घूम रहे हैं, बराबर। तो इतने इसके जितने भी पार्टिकल है अंदर ऐसे, वो सारे पार्टिकल्स मिलके एक रिजिड बॉडी बनेगी। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है इस बॉडी की तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहो तो आप बोलोगे यार ये जो मास है, एक मास होगा हाफ m1v1 स्क्वायर, एक मास होगा हाफ m2v2 स्क्वायर, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो मिलके पूरा रिजिड बॉडी बना होगा। यस और नो? ठीक है, कोई डफ नहीं है इसमें। और अगर ये ओमेगा से ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, तो सारे क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इससे मान लो एक्सिस से डिस्टेंस r1 है, ये है r2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस क्या लेंगे, r1 r2 ऐसे कुछ लेना पड़ेगा ना। तो क्या लेंगे, मान लो हम लेंगे इसका, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या लेंगे पहले की, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना, आर नहीं सॉरी आर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, ऐसे करते चलो n नंबर ऑफ टाइम, बराबर। अब यहाँ पे ओमेगा 2 ने ओमेगा, सारे ओमेगा सेम होते हैं रिजिड बॉडी में, तो यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करते जाओ आप कहाँ तक, mn rn स्क्वायर तक। डन है यहाँ पे। अब आप क्या बोलोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, बराबर। अब हमने क्या कर दिया, इसी टर्म को क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया। इसी पूरे टर्म को एम आर स्क्वायर को हमने क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला आप बना सकते हो, कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, एम को क्या लिख दिया आई, वी को क्या कर दिया ओमेगा, देखो बन गया
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। है कि नहीं जादू? तो फिजिक्स पूरा जादू है, मैं तो जादू ही समझता हूँ भाई, कि भगवान की देन है फिजिक्स, क्या जबरदस्त बनाया है हर चीज। एक तो हर चीज का एक तो रीजन है, हर चीज का ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज का फैक्ट है, हर चीज की एक वजह है और मजा आता है। ठीक है, देखो क्या मजेदार चीज आई है, और इतना सिस्टमेटिक चीज है, आपने कभी ऑब्जर्व की है कहीं पे कि इतना प्रॉपर? देखो ना, ट्रांसलेशन में हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एकदम फॉर्मेट सेम। मतलब ये तो जादू ही है। ठीक है, तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप याद रखोगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में कितनी होती है? रोटेशनल मोशन में होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वैसे हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ से हमें आई का फॉर्मूला मिला। आई का फॉर्मूला हमें क्या मिला? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। यहां से हमें आई का फॉर्मूला मिला एम आर स्क्वायर, जिसमें एम क्या होगा? एम होगा मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखो परपेंडिकुलर, तो आई होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो आप ये इतना नोट कर लीजिए, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने पहली चीज बताई कि जो काम ट्रांसलेशन मोशन में एम करेगा, वही 2D में वही रोटेशनल मोशन में कौन करेगा? आई करेगा। जैसे मास हमें बताता है कि किसी चीज को चलाना कितना डिफिकल्ट है, उसी तरह यहाँ पे आई हमें बताएगा कि किसी चीज को घुमाना कितना टफ है। तो उसके बाद हमने फॉर्मूला निकाला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्लियर है? चलो लिख लो ये इसको आराम से, फिर करते हैं नेक्स्ट। सो यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जिसमें मैंने बताया था आई क्या था हमारा? एम आर स्क्वायर। एम था जितने भी मास है, मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जो भी मास है वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स। और मैंने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो है कि आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि ये सिस्टम है, सारे पार्टिकल ऐसे घूम रहे हैं बराबर। अब इनका परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है इनकी, ये वाली एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, ये है। तो आप फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करते करते mn rn स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सारी चीजें ऐड कर रहा हूं। क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि आई क्या है तुम्हारा? स्केलर। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है? एम आर स्क्वायर, मतलब के जी मीटर स्क्वायर। फिर इसका डायमेंशन कितना है? एम एल स्क्वायर, बराबर। तो ये हुआ फॉर्मूला। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन किसकी चीजों पे डिपेंड करता है? पहला, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। फिर थर्ड, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस पे डिपेंड करता है ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है, ये मैं आपको समझाता हूं। एक मिनट रुकिए। हाँ यस, तो कैसे डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के? फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज का एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिपेंड करता है? जैसे आपने आपके घर पे गैस सिलेंडर आता होगा। गैस सिलेंडर जब आता है तो आप उसको
ऐसे ऐसे लेके घुमाते हुए आगे लेके जाते हैं, बराबर। ऐसे क्यों नहीं लेके जाते? ऐसे क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया, कहानी बदल गई। पूरे रोटेशनल मोशन में, पूरे रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिस बदल गई, कहानी बदल गई। जैसे कि ये गैस सिलेंडर है अपने इधर है क्या, रुको ये देखो, चलो आज थोड़ा सा नया कुछ करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये है हमारा, ये गैस टंकी है, ऐसे मैंने उठा लिया इसको ऐसे, बराबर। अब मैं ऐसे उठा रहा हूँ, गैस वाले भैया हो गया ऐसे, चलो गैस वाले भैया ऐसे, तो मैंने ऐसे उठाया बराबर इसको। अब मैं इसको ऐसे खड़े क्यों नहीं उठा सकता, ऐसे ऐसे कंधे पे क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ऐसे आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगी, और ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन इजी है। अब मेरे को इजी जा रहा है देखो, तो ये है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपका बदल गया, कहानी आपकी बदल गई। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल गया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया और पूरी कहानी बदल गई। तो ये है आपका कहानी, ठीक है। तो लिख लीजिए ये। सो यस, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो ये 2 मास लगा है ऐसे, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, चलो इधर ही लिख देते हैं ताकि जगह बचे हमारी। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, है ना। ये तो डायरेक्ट आंसर लिखो, कोई टेंशन नहीं। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर। तो मास कितना है इसका, 2m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका एम आर स्क्वायर एम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब 2r का होल स्क्वायर। कितना आएगा, ये 4 और 2 6, 6 एम आर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं। अगर इजी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो टफ क्वेश्चन में आप ज्यादा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अभी। ये देखो, ये मान लो स्क्वायर है, यहाँ पे हमने इसे 4 मास रखे, इधर एक एम मास, इधर एक एम मास, इधर एक एम मास, और इधर एक एम मास, और मान लो ये डिस्टेंस आर है, ये भी कितना है, आर है, और इसके बीच में से आप इसको घुमा रहे हो ऐसे ओमेगा से, r/2 दूरी पे। अब आपको चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, तो कैसे निकालेंगे दिस एक्सिस? तो आप बोलोगे, एक तो पॉज करके आप सॉल्व किया करो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है ना। पॉज किया करो, तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये r/2, तो इसके लिए कितना आएगा, m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। इसके लिए कितना आएगा, m r/2 का होल स्क्वायर, m r/2 m r/2 सेम। तो ये कितनी बार कहानी चलेगी, 4 बार। तो इसका कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर मैंने ये एक्सिस दी होती, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अलॉन्ग आपको निकालना है आई डैश, तो कैसे होगा, कैसे होगा? तो आप बोलोगे आई डैश में इस मास का और इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, 0। तो ये हो गया इसका और इसका 0। तो इसका कितना होगा, इस मास का। तो आप बोलोगे सर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ पूरा आर, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो टोटल जो आपका आई डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 एम आर आर स्क्वायर। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन करना है, चलो और एक करते हैं। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, यही निपटा देते हैं इसको। ये देखो, ये आपका स्क्वायर है, ये सेम, सारी कहानी सेम, एम 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 एम, डिस्टेंस आर, ये भी आर। अब ये जो एक्सिस है ऐसे डायगोनल वाले एक्सिस है इसके, ये ऐसे घुमा रहे वापस ओमेगा। अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? तो आप तो बोलो कि सर इससे एक्सिस पास हुई है, तो ये 2 मास को तो 0 हो गया, ये 2 मास 0 हो गया, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, 0, ठीक है। इसका और इसका लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये एक्सिस से, तो मुझे ये डिस्टेंस लाना पड़ेगा, यही मेरा होगा r, बराबर।
अब आप बोलोगे ये आर है, ये आर है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये जो पूरा डिस्टेंस कितना आएगा, √2r आएगा, और इतना कितना आएगा, √2/2, √2 बाय कितना आएगा, 2, मतलब √2/2, मतलब इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, r/√2, कितना हो जाएगा, r/√2, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे, m इंटू r/√2 का होल स्क्वायर, और इसका कितना लिखोगे, m इंटू r/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, mr²/2, mr²/2, तो टोटल आ जाएगा mr²। तो ये हमने इतने क्वेश्चन निपटा दिए। बोलो क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, mr² लिखते चलना है, दैट्स इट, ठीक है, तो समझ लो। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस से, मतलब ये जो ट्रायंगल है ऐसे, और ये वाले एक्सिस का अराउंड आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और तीनों लेंथ अगर एल है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है। अब हम क्या करें, तो आप बोलोगे, पहले तो आपने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जी, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यही तो है एल, तो इसका कितना आएगा, ml², ठीक। अब इसका कितना होगा, अब यहां से अगर हाइपोटेनस अल्टीट्यूड डालेंगे, तो ये जो दूरी है वो कितनी आएगी, l/2, बराबर, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, l/2, समझ रहे हो ना, तो इसका कितना हो जाएगा, ml/2 का होल स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा ml² प्लस ml²/4, कितना हो जाएगा, 5/4 ml², ये आपका आंसर हो जाएगा, सही है ना, 4 और 1 5, हाँ 5/4 ml², समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब ये एक्सिस है, तो ये तो और क्वेश्चन इजी हो गया। इस एक्सिस में आप बोलोगे सर ये दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 0 हो गया। अब दिक्कत बस इसकी है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, ऐसे क्या दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो है आपका L cos 30 होगा, ये कितना होगा, L cos 30, L cos 30 मतलब कितना, √3L/2, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m √3L/2 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 3L²/4, 3L²/4। क्या सर इजी इजी क्वेश्चन ले रहे हो, इजी नहीं है ये, सबके लिए इजी नहीं होता, और फिल देने के लिए इजी ही क्वेश्चन पहले करने पड़ते हैं, और इजी क्वेश्चन आप करोगे पहले, तभी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, मोमेंटम बनेगा, और मोमेंटम बनने के बाद टफ क्वेश्चन भी होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपको लूंगा ना कान से दूर आ जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले पहले हमें करने हैं बेसिक क्वेश्चन, जिससे हमें फील आ जाए कि डिस्टेंस कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कैसे होता है, ये सब चीजें आप ऐसी छोटी छोटी चीजें समझ गए ना, तो फिर टेंशन नहीं है ना। पहले स्लो बॉल पे सिक्सर मारे जाते हैं, फिर आने दो कैसे भी, तो टेंशन मत लो। अभी तो हम इनर्शिया बना रहे हैं, इनर्शिया समझ रहे हो ना, कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहनी, मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन पे ही रहना चाहिए, तो उसको पहले मोशन में तो लाओ। तो अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो हमेशा ये कुदरती चाहेगी कि वो हमेशा क्वेश्चन क्या करे, सॉल्व करे, तो आप उस स्टेट में तो आओ पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के, इसलिए मैं आपको इनर्शिया डेवलप कर रहा हूँ। आपका क्या डेवलप कर रहा हूँ मैं, इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या हो जाएगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और हमारा इनर्शिया बन जाएगा, तो डेफिनेटली आगे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही हमारा फिजिक्स का लॉ है, और फिजिक्स पे मेरा पूरा भरोसा है, ठीक है। तो लिखो ये, इसमें m भूल गए, ml², तो इसका I कितना हो जाएगा, 3ml²/4, तो ये आपका आंसर, ठीक है, लिख लो। हाँ, आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे, तो क्या है, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg ऐसे 10 kg तक है, डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का कम, गणित का ज्यादा क्वेश्चन है, मैथ्स का ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बोलो, mr², फिर mr², फिर ml²,
आर स्क्वायर। ऐसे चलते चलेंगे, ये कितना आएगा 10 इंटू 10 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 इंटू 1 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ, ये हो रही है क्यूबिक की सीरीज बन रही है, इसके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज आना जरूरी है। तो बिना मैथ्स के आप फिजिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैथ्स की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ मैं साइड बाय साइड आपको मैथ्स भी पढ़ा देता हूँ। समेशन ऑफ आर होता है हमारा n बाई टू n प्लस वन। समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होता है n बाई सिक्स n प्लस वन 2n प्लस वन। और समेशन ऑफ आर क्यूब जिसकी हमें अभी जरूरत पड़ी वो होता है n बाई टू n प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक अगर ऐड करते बैठेंगे तो खत्म हो जाओगे, एक एक ऐड नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा n बाई टू, n कितना है हमारा 10, तो ये हो जाएगा 10 बाई टू 10 प्लस वन का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आई 5 इंटू 11 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर मतलब कितना 3025 है क्या, चलो कर लेते हैं। जेई में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हमें भी करेंगे 25 275 जीरो, ये भी जाएगा 25 से 2, फिर ये वापस जाएगा, तो ये करेंगे 12 1 3 0, अरे क्या बात है 3025। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3025 केजी मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकालना है। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। लोग रोटेशनल मोशन को जानबूझ के पता नहीं क्यों डिफिकल्ट करते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, समझते हुए चलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो काम इजी हो जाएगा। बाकी हम तो है ही, ठीक है, तो लिख लेंगे। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक डिस्क रिंग कुछ भी समझ लो। यहाँ पे आपको बोला है कि रेडियस आर है और चारों सेंटर पे मतलब चारों कॉर्नर पे आपका मास m रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू सी, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू सी मतलब आपकी ये एक्सिस है, तो इससे ये एक्सिस है परपेंडिकुलर, बाहर आ रही बाहर, उससे क्या होगा, तो आप बोलोगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका तो जीरो हो गया, तो इसके लिए कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, इसके लिए कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और इसके लिए कितना होगा आर और आर कितना 2r, एम इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आया एम आर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सिस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक्सिस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर पे क्या है अभी कहानी, डायमीटर, डायमीटर मतलब कौन सी भी एक्सिस पकड़ लो, मान लो मैंने ये एक्सिस पकड़ ली, डायमीटर मतलब ये, तो इस एक्सिस पे क्या होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है वो, तो इसका और इसका तो खत्म, इसका कितना आ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 2 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कॉर्ड के अलोंग कितना होगा, कॉर्ड कोई भी कॉर्ड होगी, एनी कॉर्ड, कॉर्ड समझते हो ना, जैसे ये एक्सिस, ये एक्सिस का, तो आप बोलोगे सर इसका और इसका तो जीरो हो गया, इसका कितना होगा, इसका होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, क्या होगा यही तो डिस्टेंस होगा, और ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका √2r होगा। सेम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, ये भी तो √2r होगा। तो आप बोलोगे सर ये होगा m √2r का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2r का होल स्क्वायर, 2r mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 4mr स्क्वायर। डन। और एक लास्ट का क्वेश्चन कौन सा है, एक्सिस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक्सिस पासिंग 3 ये भी हो गया, चलो हो गया। एक क्वेश्चन कभी कभी ये आता है टेंजेंट के अलावा, ये टेंजेंट, टेंजेंट along B परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क, मतलब ये एक्सिस है बाहर, इसका आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। और एक ई
axis passing through O, axis passing through O perpendicular to plane, क्या होगा यही बता दो। ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये भी आपके लिए, नहीं तो होमवर्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। चलो डन। सो यस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। 2 सिस्टम है, उनके बीच का सेपरेशन है r, तो आपको सेंटर ऑफ मास के अलोंग एक्सिस पे, परपेंडिकुलर वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके पहले आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। एक्सिस निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास? तो आओ यहाँ पे, ये m1 है, ये m2 है, और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये हो गया 0,0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका r,0, और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, एक सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर। तो एक सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, m1 इंटू x1, m इंटू 0, फिर ये कितना होगा m1 इंटू 0, फिर ये कितना होगा m2 इंटू r अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब एक सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया हमारा, m2r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसका मतलब अगर ये m1 है और अगर ये m2 है, तो यहां से आपका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहाँ पे कहीं, तो ये जो दूरी है वो कितनी आई है हमारे पास, m2r अपॉन m1 प्लस m2, और ये दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज r में से माइनस करना पड़ेगा। r में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये क्या चीज है, ये जो डिस्टेंस है r माइनस एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आपको इसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप बोलोगे इसके लिए तो होगा आम m1 इंटू दिस स्क्वायर, तो आप बोलोगे I इज इक्वल टू m1 इंटू दिस स्क्वायर मतलब m2r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके लिए कितना होगा m2 इंटू m1r अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इतना ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऊपर से कुछ कॉमन आएगा 100%, आर स्क्वायर एक कॉमन आएगा ऊपर से, फिर क्या आ रहा है m1 m2 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, m1 m2 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, m2 भी कॉमन ले लिया, m1 भी कॉमन ले लिया। तो एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं ना, कई को रिस्क लेना। तो ये कितना हो जाएगा m2 स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा m2 m1 स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो आपका एलसीएम बैठ जाएगा नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर से आपका कॉमन आ जाएगा एक m1 सही गया था, m1 m2 r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, m1 m2 r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m2, यहाँ बचेगा m1, ये इसको एक बार खत्म कर देगा। तो आपका जो I आ जाएगा वो आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं म्यू r स्क्वायर। म्यू मतलब क्या है, रिड्यूस मास। अब ये क्या होता है, हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं, तो यहाँ इसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसको बोलते हैं रिड्यूस मास, इस टर्म को बोलते हैं रिड्यूस मास। तो ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमारा हो गया है यहाँ पे। तो क्लियर है सारी बातें, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास भी लगेगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए रोटेशनल मोशन भी लगेगा। क्या क्लियर है? चलो लिख लो ये। तो ये एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है कि एक रॉड है, उस रॉड को हमने ऐसे रखा और हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे ऐसे। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे है, तो आप बोलोगे सर इधर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअस बॉडी है। तो अगर मुझे विदाउट इंटीग्रेशन करना है
तो जरा दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं, एकदम इजी है। अब ये है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी, अब इन्होंने दिया है कि रॉड का मास m है, लेंथ l है, ये लेंथ l है, ठीक है। अब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो क्या है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब r तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेरा टेंशन क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। लेकिन मास को क्या लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ऐसे, छोटे 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 छोटे, वो बन के, वो मिलके ही आपका रॉड बना होगा। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा एक छोटे से पार्टिकल का, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा m1 r स्क्वायर, फिर बोलूंगा मैं इसका इसका बोलूंगा भाई m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करते करते मैं सारे पार्टिकल का ऐड कर दूंगा, rna r स्क्वायर बराबर। अब यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आप बोलोगे m1 m2 अप टू कहां तक, mn तक। आप बोलोगे I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यही क्या है हमारा समेशन ऑफ m, I इज इक्वल टू 1 से n, और ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके ही क्या बना है आपका रॉड, जिसका टोटल मास क्या है m। तो सीधे सीधे हम लिखेंगे I r स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे m, तो आपका सिंपल आ जाएगा m r स्क्वायर। ये दिखता है वैसे क्वेश्चन नहीं है, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन बताया नहीं, तो आपके दिमाग में भी नहीं आया है। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे फिर ये क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, तो दिमाग में यही आएगा कि भाई इसको इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन से नहीं होगा, होगा डेफिनेटली होगा, नहीं ऐसी बात नहीं, डिफिकल्ट जाएगा। तो सीधा आंसर आपको कैसे करना है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो ये इजी भी है, डिफिकल्ट भी है, ट्रिकी क्वेश्चन है मैं बोलूंगा। और ये क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में, ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, और तब हमें क्या लगता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन में एम आर स्क्वायर, तो इतना इजी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, लेकिन वही आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या होगा, एक आर्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। अब ये क्वेश्चन दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मेरा शॉर्टकट लगाओ, क्या शॉर्टकट है, इसको छोटे छोटे मास में तोड़ो, इसको ऐसे ठक 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 तोड़ो, तोड़ दिया, फिर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर m1 इंटू आर स्क्वायर, यही होगा बराबर। ये परपेंडिकुलर, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है ऐसे, मतलब ये ऐसे एक्सिस नहीं है, टेंजेंट वाले एक्सिस नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, समझ रहे हो ना। तो ये एम आर स्क्वायर, फिर आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इसका कितना होगा m2 आर स्क्वायर, ऐसे करते जाओ, तो आपको भी पता चल गया क्या होने वाला है, आर स्क्वायर इंटू ये समेशन ऑफ m हो जाएगा, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर। तो ये भी आंसर आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे आंसर हमें निकालना होता है। देखो दो मेथड होती है, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट। आप शॉर्टकट से जाओगे, आपका सिलेक्शन एकदम अच्छे तरीके से होगा, और डिफिकल्ट वे से जाओगे तो फालतू में टाइम आपका बर्बाद होगा, और टाइम बर्बाद हो गया तो जहां आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे एडवांस में, 8 ही कर पाओगे, 7 ही कर पाओगे, और उसमें ये भी हो सकता है कि जो 2-3 क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन आप वो कर ही नहीं पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। सो पिकअप करो क्वेश्चन को और फिर पेपर अटेम्प्ट करो। और पिकअप कैसे करना है, ऐसी मेथड आपके पास होगी तो कितने टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा, टाइम का ही सारा खेल है, टाइम का ही सारा खेल है। तो यार ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टार्ट किया, बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या करना है, कंटिन्यूअस बॉडी करते हैं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल थ्योरम, फिर ढेर सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम जाएंगे अपने टॉर्क वगैरह मेन चीजों में, ठीक है। तो ये चैप्टर मस्त लंबा है, धीरे धीरे चलेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। बस यार मैं आपको यही बोलूंगा कि यार सपोर्ट करो, इस वीडियो को ऐसा सपोर्ट करो ना कि एकदम जबरदस्त, हर कोई वीडियो देखने वाला भाई लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है यार, है ना। आप इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप बिना लाइक देखे जा रहे हो तो गलत बात है। सपने में आऊंगा आपके, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो। आपको लाइक करना है और कमेंट डालना है। एक जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो एक अंदर से एक बहुत खुशी और एक मोटिवेशन आता है कि भाई यस, मैं जो भी काम कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। तो आप जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं मुझे पे इतना प्यार करते हैं,
तो ये वीडियो भी आप शेयर कर दो, पूरा शेयर कर दो, कमेंट से भर दो इसको और एकदम प्यार दे दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा कि मुझे एकदम मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट वीडियो बननी चाहिए जल्दी से जल्दी। सो आप लोग प्यार करो वापस, सब लोग कमेंट शेयर लाइक जितना भी है आप कर सकते हो प्लीज कीजिए, और अपने चैनल को ग्रो कीजिए, क्योंकि जब जब ये चैनल ग्रो होगा और भी ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। सो यस, और पढ़ाई चलनी चाहिए। आप अभी जो लोग 12th में हैं, जो लोग नए नए 11th में आए हैं, उनके पास तो बहुत टाइम है, लेकिन जो 12th के लोग हैं उनके पास बस 1 साल बचा है, 1 साल भी नहीं, 7-8 महीने बचे हैं। तो आपको जी जान से मेहनत लगानी, जी जान से। ये आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे, 6-7 महीने आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगे। और अभी आईपीएल चल रही है, तो आईपीएल भाई कोई देखेगा तो भाई पीटूंगा मैं, वर्चुअली पीटूंगा आपको सपने में आके, क्योंकि मिलेगा तो नहीं, आप ये ऑनलाइन है, तो वर्चुअली पीटूंगा मैं आपको। कोई भी कसम ले लोगे आईपीएल वीपीएल नहीं देखना है, 7-8 महीने ऐसी मेहनत करो कि भाई पूरी जिंदगी भर याद रहना चाहिए कि भाई मर गया था, ऐसी पढ़ाई हमने की थी, है ना। अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो, आप राजा जैसे बनना चाहते हो, राजा की लाइफ जीना चाहते हो, किंग जैसा बनना चाहते हो, अगर शेर की तरह जीना चाहते हो, तो कुत्ते की तरह मेहनत करो, एकदम कुत्ते की तरह मेहनत करो। आप दिन रात पढ़ाई करो, जो है बस आप 7-8 घंटे की नींद आपको लेनी है। अदरवाइज आपका सारा जो टाइम है वो बस इसी चीजों पे जाना चाहिए। बिल्कुल गैजेट वगैरह मोबाइल से दूर हट जाओ भाई, ये जिंदगी भर आपके पास रहेगा, लेकिन ये टाइम आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। और दिस इज वेरी गुड चांस कुछ कर दिखाने का। तो आप करो बेस्ट, आपसे जितना बनता है बेस्ट आप कीजिए। और यही एक टाइम होता है कि आप माँ बाप को भी अपने प्राउड फील कर सकते हो। अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो उनको भी प्राउड फील होगा, और भाई मजा आ जाएगा जब भी रिजल्ट लगता है ना। और आपका रिजल्ट अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे आईआईटी में, तो वो फीलिंग अलग होगी। हफ्ते भर आदमी सोता ही नहीं है, रात में अकेला ही हंसता है, ठीक है। तो बहुत ये सारे दिन आपके लाइफ में आ सकते हैं, और ये आपकी जिंदगी आगे कैसी होगी ये डिपेंड करेगी आपके 7-8 महीने की जो मेहनत है उसके ऊपर। बाकी आप मुझे मैसेज करो पर्सनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अपना इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, उसको फॉलो करो, उसको मैसेज करो कि कुछ आपको दिक्कत है, कोई पर्सनल डाउट है, आपको मेरा नंबर चाहिए, कॉल पे बात करनी है, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपके लिए अवेलेबल बैठा हूँ। लेकिन आप में वो जोश मुझे दिखना चाहिए कि भाई यस, आप मेहनत कर रहे हो। और मेहनत करो इस चैनल पे। जो भी लोग है, मुझे पता है कि एक भी टाइम पास करने वाला बंदा अपने चैनल पे नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, और ऐसे कमेंट कोई लिख सकता है जो पढ़ने वाला आदमी है। सो यस, सारे लोगों का एकदम अच्छे से पढ़ाई चलनी चाहिए। आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे बताओ, मैसेज करो, कॉल करो, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा मैसेज में, आप मुझे मैसेज करो, कोई टेंशन नहीं है। बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और भाई आज से मैं भी एक्टिव मोड में आ गया हूँ, अभी मैं भी वीडियो बनाते रहूंगा, आप भी पढ़ाई करते रहना। और ये वीडियो फैला दो यार, मन से बोल रहा हूँ, फैला दो, बहुत मेहनत लगती है। इसको लाइक कमेंट करो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजा आ गया आज लेक्चर में, मुझे खुद को भी मजा आया, और आई होप आपको भी आया होगा। और रोटेशनल मोशन की वीडियो और आगे भी आएंगे, और ये सीरीज कमाल की होने वाली है, पहले ही बता देता हूँ। रोटेशनल मोशन इतनी अच्छी वीडियो होने वाली है, अच्छी सीरीज बनने वाली है कि जरूर आपको मजा आ जाएगा। यस, तो ये पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।